रात के 9 बजे क्लो कोलिंस ने अपने निजी काम निपटाए और फोस्टर्स के निवास पर लौट आईं। फैंग हवेली बेहद विशाल थी, कोई साधारण आलीशान जगह नहीं, ये किसी पश्चिमी महल का छोटा संस्करण, भव्य और शानदार था। मुख्य भवन जहां गुरु रहते थे, पूर्वी और पश्चिमी विंग को विभाजित करने वाली सीमा का काम करता था। पूर्वी विंग में गुरु के छोटे बेटे का परिवार रहता था, जबकि पश्चिमी विंग में बड़े बेटे का परिवार रहता था। आमतौर पर दोनों पक्ष अलग अलग जीवन जीते थे, केवल विशेष अवसरों पर ही भोजन के लिए मास्टर के मुख्य भवन में एकत्र होते थे। मास्टर ने क्लो कॉलिंस के लिए वेस्ट विंग में रहने का इंतजाम किया था, क्योंकि वहां उसकी उम्र की लड़कियां रहती थीं। उनमें से एक परिवार की इकलौती पोती चेरी फॉस्टर थी। थोड़ी देर चलने के बाद क्लो अंततः उस छोटे से हॉल में पहुंची जहां मास्टर सुलेख का अभ्यास करते थे। पूरा हॉल सुलेख की उत्कृष्ट कृतियों से भरा हुआ था तथा फर्श और मेजें चित्रों और लेखों से ढकी हुई थी, हवा स्याही की खुशबू से भरी हुई थी। हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, मास्टर और चेरी फॉस्टर, जो उन्हें स्याही पीसने में मदद कर रही थी। दोनों का ध्यान किसी सुलेख पर था और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्लो की निगाहें एक क्षण के लिए सुलेख पर टिकी रहीं, उसकी आंखें विचार से भरी थीं। फिर उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं और दरवाज़ा खटखटाया। दादाजी। जैसे ही मास्टर ने ऊपर देखा, उन्होंने एक दयालु मुस्कान प्रकट की। क्लो वापस आ गई है, अंदर आओ और मुझे बताओ, इस सुलेख के बारे में तुम क्या सोचते हो जिसे मैंने कॉपी किया है। क्लो ने मूल सुलेख पर नज़र डाली और पूछा, दादाजी, आपको ये लेखन पसंद आया। मास्टर ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, हाँ, हालांकि यह एक नवागंतुक का काम है, लेकिन जिस तरह से वह स्ट्रोक्स को संभालता है और अक्षरों की संरचना करता है वह कई प्रसिद्ध सुलेखकों से बेहतर है। इस शैली को अद्वितीय भी माना जा सकता है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही चेरी ने मीठी आवाज में बीच में ही टोकते हुए कहा, दादाजी, ये सुलेख प्रिमोडियल ने लिखा है, जो हाल के वर्षों का सबसे प्रसिद्ध सुलेखक है। वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है और इस कृति ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। मैंने आपके लिए इसे किसी से लाने में बहुत मेहनत की है। मास्टर ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। उनकी नज़र क्लो की ओर गई और उन्होंने उससे पूछा, क्लो, तुम क्या सोचती हो। क्लोई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मूल किताब उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन दादाजी का अपना लेखन बहुत अच्छा है। मास्टर जी जोर से हंस पड़े। बच्चे, तुम हमेशा जानते हो कि मुझे कैसे खुश करना है। हालांकि चेरी ने मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, ये कितनी चापलूसी करने वाली है, संभवतः इसे सुलेख के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। चेरी, बदतमीजी मत करो। मास्टर ने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। चेरी ने केवल मुंह बनाया और कुछ नहीं कहा। मालिक ने अपना ब्रश और कागज़ नीचे रख दिया, नौकर को इशारा किया कि उसे ले जाकर ठीक से रख दे। फिर वह चेरी की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, चेरी, अब जब क्लो वापस आ गई है तो तुम्हें क्या कहना चाहिए। चेरी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने अनिच्छा से बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया, उसके हाथ उलझे और मुड़े हुए थे। ये देखकर मास्टर जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम फोस्टर परिवार के नियम भूल गए हो। तभी चेरी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नज़रें एक पल के लिए क्लो कॉलिंस पर पड़ीं, फिर अनिच्छा से बोली, कल रात मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं माफ़ करना। क्लो को पिछली रात की घटनाएं याद आ गईं। कल रात जब वह देर से लौटी तो यंग लेडी फोस्टर ने उसे तुरंत मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया और उसका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया। वजह यह थी कि उन्हें यंग लेडी का खोया हुआ हार उसके कमरे में मिल गया था। बाद में उसने बस एक निगरानी वीडियो दिखाया जिसमें पूरी प्रक्रिया साफ साफ रिकॉर्ड हो गई थी। परिवार का कुत्ता हार ले गया, जो क्लोई के दरवाजे पर आ गया। एक नौकर ने सोचा कि वह क्लोई का है और उसे वापस उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। गलतफहमी दूर हो जाने के बाद वेस्ट विंग परिवार का ध्यान निगरानी वीडियो पर चला गया तथा उन्हें क्लोई के इरादों पर संदेह होने लगा। क्लो ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। सौभाग्य से उसे कुछ निजी मामलों से निपटना था, इसलिए उसने फैंग हवेली छोड़ दी। कार में रहते हुए उसने मास्टर से फ़ोन पर बात की और बताया कि वह नाराज़ होकर नहीं गई थी। मास्टर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अप्रत्याशित रूप से आज अलेक्जेंडर फोस्टर को उसे खोजने के लिए भेजा गया। इस मामले में और गहराई से जाने से उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सोचकर उसने हल्के से सिर हिलाकर चेरी की माफ़ी स्वीकार कर ली। चेरी ने उसे घूरा, फिर मास्टर को अलविदा कहा और चली गई। उसके जाने के बाद मास्टर ने क्लो से पूछा, बच्ची, कल रात तुम्हारी आंटी एवलिन मुझसे मिलने आई थीं। वह चाहती थी कि तुम ईस्ट विंग में आकर उनके साथ रहो। क्या तुम्हें ये पसंद आएगा। क्लोई का चेहरा भावहीन रहा और उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जैसी दादाजी की इच्छा। मास्टर जी बहुत खुश हुए और उसकी समझदारी की प्रशंसा करते हुए बहुत कुछ कहा। लेकिन क्लोई कोलिंस लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसने जल्द ही उसके हाव भाव से यह पता लगा लिया कि वह अभी तक मुख्य मुद्दे पर नहीं पहुंचा है। जैसी कि उम्मीद थी, मास्टर ने अगले ही पल बोलना शुरू कर दिया। क्लो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
आगे बढ़ो, हमारे परिवार के दूसरे बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरा बच्चा। क्लो कोलिंस ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उन्हें एहसास हुआ कि मास्टर शायद अलेक्जेंडर फोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पलक झपकते ही उसके चेहरे के हाव भाव और नज़रों से उसकी बात का मतलब समझ गई। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, आज रेस्टोरेंट वाली घटना बस एक गलतफहमी थी। मैं एक छात्रा हूँ और मेरी पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है। मैं प्रेम संबंधों में नहीं पड़ती। मास्टर को आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी सीधी बात कही, लेकिन उसकी बातें सुनकर उनका दिल हल्का हो गया। यह एक गलतफहमी साबित हुई। मुख्य भवन से बाहर निकलते समय क्लो कोलिंस ने द्वार पर एक सुंदर महिला को खड़ा देखा। महिला की उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन वह 35 वर्षीय महिला से भिन्न नहीं दिखती थी। यह एलेक्स की मां, पूर्वी विंग की मालकिन एवलिन थॉम्पसन थीं। फोस्टर निवास में बिताए 5 दिनों के दौरान क्लो कोलिंस की उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई थी। हर बार वह एवलिन की दीप्तिमान और गर्मजोशी भरी मुस्कान से प्रभावित हुई और अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। आंटी एवलिन, उसने अभिवादन किया। उसकी आवाज़ सुनकर एवलिन थॉम्पसन तुरंत एक चमकदार मुस्कान के साथ मुड़ी और आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या आप वापस आ गई हैं? क्या आप थकी हुई हैं? क्या आपने अभी तक खाना खाया है? क्या आपको भूख लगी है? अरे यार, आपने शरद ऋतु में इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? रात में ठंड होती है, लीजिए मेरी जैकेट पहन लीजिए। क्लो कोलिंस ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद आंटी एवलिन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे, मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। तुम्हारे दादाजी तो तुमसे बात कर ही चुके हैं, है ना? अब से तुम हमारे साथ रहोगी। मैं वहाँ अकेली औरत हूँ और तुम मेरा साथ निभा सकती हो। तीनों मर्दों को हमें बिगाड़ने दो, सब बढ़िया रहेगा। क्लो कोलिंस ने बिना कोई टिप्पणी किए अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठा लिया। वह कहाँ रहती थी, यह महत्वपूर्ण नहीं था। जब तक वह फॉस्टर्स के घर में रहती, तब तक उसके लिए चीज़ें ढूंढना सुविधाजनक रहता। पूर्वी हिस्से में दाखिल होते ही उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि वह घर के अंदर हो रही बातचीत को दूर से ही सुन सकती थी। यह एक बेटे की आवाज़ थी जो अपने पिता से कार खरीदने की विनती कर रहा था। पिता अखबार पढ़ते हुए प्रतीत हुए और उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, अपनी माँ से पूछो। अगर वह मान गई तो मैं तुम्हारे लिए ये खरीद दूंगा। बेटे ने अपनी निराशा ऊंची आवाज में व्यक्त की, माँ मेरे बड़े भाई की बात सुनेगी और उसने पहले ही कह दिया है कि वह मेरे लिए यह नहीं खरीदेगा। तो फिर हम इसे नहीं खरीदेंगे। नहीं। लड़के की चीखें बहुत तेज थीं और क्लोई कोलिंस अपने कानों को छूने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने आह भरी और सोचा कि काश उसने आज श्रवण यंत्र पहना होता। थोड़ी देर बाद एवलिन थॉम्पसन उसे सामने वाले हॉल में ले गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि एक लड़का सोफे पर टेक लगाकर विलाप कर रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। क्लो कोलिंस ने अभिवादन किया, अंकल फोस्टर। विलियम फोस्टर ने अखबार नीचे रखा और अपना चश्मा उतारते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्लो, स्वागत है। अब से इस जगह को अपने घर की तरह समझो, बहुत औपचारिक मत बनो। विलियम फॉस्टर की बात पूरी होने से पहले ही रॉबर्ट फॉस्टर तेजी से क्लो कॉलिंस की ओर दौड़े, उनकी गोल आंखें उन्हें गौर से देख रही थीं। मैंने सुना है कि तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो। क्या? एवलिन ने आश्चर्य से कहा। विलियम फोस्टर भी आश्चर्यचकित दिखे। क्लो कोलिंस ने मन ही मन आह भरी कि काश उसने आज उसे गले न लगाया होता। कितनी परेशानी है। एवलिन थॉम्पसन बहुत उत्साहित थी और अपने छोटे बेटे से पूछ रही थी, कैन, तुम्हारा क्या मतलब है? इसे फिर से बताओ। मैंने चेरी को ये कहते सुना कि आज मेरे भाई ने क्लो कोलिंस को उस लड़की के सामने गले लगाया जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट होने वाली थी। तुरंत ही 3 जोड़ी आंखें क्लो कोलिंस को गौर से देखने लगी, उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में। क्लो कोलिंस ने हल्के से खांसते हुए कहा, गलतफहमी। वास्तव में यह एक गलतफहमी है। उसके पीछे से एक गहरी मर्दाना आवाज आई, लेकिन क्लो कोलिंस को आश्चर्य नहीं हुआ और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने कुछ देर पहले उसके कदमों की आहट सुनी थी। अलेक्जेंडर फोस्टर उदासीन भाव से पानी डालने के लिए आगे बढ़े, मुझे 22 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में कोई रुचि नहीं है। उनके हाव भाव की तरह उनके शब्दों का लहजा भी हल्का और उदासीन था, बिना किसी जानबूझकर व्यंग्य या उपहास के। हालांकि यही वह अंदाज था जिसने लोगों के दिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। इसका शाब्दिक अर्थ व्यक्त किया गया था, अन्य किसी उद्देश्य के बिना। एवलिन थॉम्पसन ने मन ही मन आह भरी और अपने बेटे की छवि बचाने का उपाय ढूंढने की कोशिश की। उसने अपना सिर घुमाया और क्लोई कॉलिंस के चेहरे पर और भी बेपरवाह भाव देखा, मानो उसने अपने बेटे की बातें सुनी ही न हों। क्या आम लड़कियों को ये शब्द सुनकर शर्मिंदगी या असहजता महसूस नहीं होगी? माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। एवलिन ने जल्दी से असहजता दूर करने के लिए कहा, ये बच्चा बकवास कर रहा है। क्लो, इसकी बात मत सुनो। इसकी नज़र में बस उसका काम है। आओ आंटी एवलिन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएंगी। क्लो कोलिंस ने शालीनता से सिर हिलाया और मुस्कुराए।
जैसे ही वह मुड़ी, उसकी आंख के कोने में रोशनी की एक चमक उसके पीछे खड़े लंबे व्यक्ति के सामने से गुजर गई। उसकी आंखों की गहराई में छिपी जिज्ञासा और अधिक तीव्र हो गई। रॉबर्ट फोस्टर की निगाहें उस लड़की पर तब तक टिकी रहीं जब तक वह सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ गई, और वह अपने भाई का हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। अरे भाई, क्या तुमने देखा कि क्लोई कोलिंस ने तुम्हें किस तरह देखा? ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचती। भाई, कुछ तो बोलो। क्या ये पहली बार है कि कोई लड़की तुम्हें तुच्छ समझ रही है और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आ रहा? एलेक्स ने उसे एक हल्की सी नज़र से देखा। क्या तुम फ्री हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? रॉबर्ट का चेहरा बदल गया और वह एक चंचल हंसी के साथ बोला, भाई, होमवर्क के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले कार खरीदने पर चर्चा करते हैं। कोई मौका नहीं। उसने ठंडे और निर्दयी ढंग से उसकी बात बीच में ही रोक दी। आंगन के रास्ते से होते हुए बगल वाली इमारत में चला गया। इस इमारत का उपयोग आमतौर पर उनके अध्ययन के लिए किया जाता था, इसलिए रॉबर्ट उनके साथ नहीं गए और अपने पिता को कार खरीदने के लिए परेशान करते रहे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आंगन के द्वार में प्रवेश किया, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हल्के से झुककर उसका अभिवादन किया। द्वितीय युवा मास्टर। ये व्यक्ति एलेक्स का निजी ड्राइवर फोर्ड था, जो प्राथमिक विद्यालय से ही उसके साथ था, एक निजी बटलर की तरह। रात्रि 9:40 बजे एलेक्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्त की। फोर्ड ने उसे गर्म चाय देते हुए आदरपूर्वक कहा, आज सबसे बड़े युवा मालिक को रिपोर्ट करने गए थे। उन्होंने बताया कि रेडोलेंस के नए तिमाही उत्पादों की प्रारंभिक योजना तैयार हो गई है और मालिक बहुत प्रसन्न हैं। एलेक्स ने चाय का प्याला नीचे रख दिया। उसकी साफ और सजीली आंखों में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। उसे जाने दो। तीसरे भाई का क्या होगा? तीसरा युवा स्वामी भी एक इत्र बनाने वाले को ढूंढने की जल्दी में है, वह अभी भी फ्रांस में है। अलेक्जेंडर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त किए बिना फोर्ड ने ध्यान से देखा और पाया कि वह अपने फोन पर संख्याओं की एक श्रृंखला को घूर रहा था। दूसरा युवा स्वामी, ये नंबर है। एलेक्स ने उत्तर दिया, माइल्स वाइट के सहायक की संपर्क जानकारी। फोर्ड का चेहरा खिल उठा। माइल्स वाइट की मदद से युवा मास्टर को रेडोलेंस पर कब्जा करने में सफलता मिलने वाली है। एलेक्स ने कहा, क्या आपने इस नंबर के मालिक को नहीं पहचाना? ये सुनकर फोर्ड ने अपनी मुस्कान हटाई और नंबर को गौर से देखा। उसका चेहरा अचानक जम गया। क्या यही वो नंबर है जो मास्टर ने तुम्हें कल रात दिया था, ये कहते हुए कि यह मिस क्लोई का संपर्क विवरण है? तो मिस क्लोई माइल्स वाइट की सहायक हैं। एलेक्स ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर थीं। मैंने उसे आज रात नीलामी में देखा था, उसका कदम असाधारण था। फोर्ड ने कहा, मिस क्लो जॉय टेलर की बेटी हैं। भले ही उनका पालन पोषण एक दशक से ज्यादा समय तक हार्विल टेम्पल में हुआ हो, जॉय उन्हें कभी भी दुनिया से पूरी तरह अलग नहीं होने देंगी। इसलिए इन सालों में उन्होंने मिस क्लो को अपने सभी संपर्कों से परिचित कराया होगा। और चूंकि जॉय खुद भी सुगंधों का मिश्रण पसंद करती हैं और अक्सर उद्योग के प्रतिभाशाली लोगों के साथ मिलती हैं, इसलिए ये सचमुच संभव है कि मिस क्लो की मुलाकात माइल्स वाइट से हुई हो। एलेक्स ने अपनी आंखें उठाईं। उसकी गहरी काली पुतलियां शांत और स्थिर थीं। वास्तव में आप बहुत कुछ जानते हैं। फोर्ड ने अपना सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, जॉय मालिक के बहुत करीब है। मुझे उसके मामलों के बारे में मालिक के काम निपटाते समय ही पता चला। उसने एक पल सोचा और आगे कहा, दरअसल युवा मालिक, एक बात है जो मैंने आपसे नहीं कही है। बोलना। फोर्ड ने धीरे से कहा, 6 साल पहले जब आप स्वास्थ्य लाभ के लिए हार्विल मंदिर में रुके थे, तो वहाँ एक बच्ची थी जो हमें हर दिन ताज़ा उबली हुई हर्बल दवा भेजती थी। वह बहुत सुंदर लड़की थी। ये सुनकर एलेक्स को उसका आशय समझ में आ गया। उसकी आमतौर पर शांत आंखों में एक हल्की सी लहर उभर आई। एक मदहोशी की हालत में 6 साल पहले की एक कोमल महिला की आवाज़ उसके कानों से गुजरी, स्पष्ट और ठंडी, उन नीरस और अंधेरे दिनों के दौरान एकमात्र दिलचस्प आवाज़। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? फोर्ड ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अपने जीवन के कई दशकों में उसके जैसी खूबसूरत कोई नहीं देखी। वह निश्चित रूप से मिस क्लो है। ये बातचीत किसी तरह बाधाओं को पार कर सीधे बगल वाली इमारत के एक कमरे के बाथरूम में पहुंच गई। नहा रही क्लो कॉलिंस ने आंखें खोलीं। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चंचल मुस्कान तैर रही थी। दूसरे छोर पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया और अलेक्जेंडर फोस्टर ने कोई आवाज़ नहीं की। फिर क्लो कॉलिंस ने फोर्ड को ये कहते सुना, इस बारे में बात करते हुए, आप वास्तव में इस मिस की जूनियर हैं, जब बूढ़ी मैडम अभी भी जीवित थीं। बुद्ध के प्रकाश को आपको आशीर्वाद देने की अनुमति देने के लिए उन्होंने आपको मास्टर सोंग्या को अपना गुरु स्वीकार करने के लिए कहा, जिससे आप 19वें स्थान पर रहीं और वह 11वें स्थान पर रहीं, इसलिए वह आपको हर दिन जूनियर कहती थीं। ये बहुत प्यारा था। फोर्ड की आवाज़ कोमल और हंसी से भरी थी। क्लो कोलिंस के विचार भी उस समय में वापस चले गए। उसके होंठ एक रहस्यमय मुस्कान में बदल गए। अचानक उसने एलेक्स की उदासीन आवाज़ सुनी, अगर वह प्यारी मानी जाती तो इस दुनिया में कोई भी प्यारी महिला नहीं होती।
क्लोई कोलिंस ने एक हल्की सी सिसकारी भरी, उसके चेहरे पर एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान थी। नहाने के बाद उसने अपने बाल पोंछे और बाहर जाकर पानी की एक बोतल उठाई, उसे खोला और पूरा पानी पी गई। उसने फिर से फोर्ड की आवाज़ सुनी। इस बारे में तो ये कुमारी बहुत दयनीय है। मुझे समझ नहीं आता कि वह ट्रिस्टन कॉलिंस का स्नेह क्यों नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा कि उस पर दुर्भाग्य का साया है, इसलिए उसे साधना के जरिए अपनी आत्मा शुद्ध करने के लिए मंदिर भेजा गया था। अगर यह सिर्फ आधे साल के लिए होता तो समझ में आता, लेकिन उसे 1 दशक से भी ज्यादा समय के लिए भेजा गया था। ये बच्ची एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसने बचपन से ही गरीबी का जीवन जिया। फोर्ड की आह उसके कानों में अजीब तरह से गूंजी। क्लोई कोलिंस के चेहरे पर वह सहजता गायब हो गई जो कुछ क्षण पहले थी, भावशून्य। उसने अपना श्रवण यंत्र निकाला और उसे लगा लिया। दुनिया तुरंत शांत हो गई। उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने देखने के लिए उसे उठाया। डार्लिंग, मैं अगले सप्ताह ग्रियरॉन वापस आ रहा हूँ। क्लो कोलिंस ने सहजता से उत्तर दिया। क्लो, आपका पुनः स्वागत है। चुंबन, क्या आप मुझे अपने अंदर ले लेंगे? क्लोई, यहाँ 5 घर हैं, आप जहाँ चाहें रह सकते हैं, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। चुंबन। उसके जवाब देने के तुरंत बाद एल्बर्ट ग्रीन ने एक संदेश भेजा। श्री ग्रीन, क्लो, क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्लो, मैं अभी ठीक हूँ। श्रीमान ग्रीन, अपने चाचा को जिद करने के लिए दोष मत दो, लेकिन तुम्हें एलेक्स को फिर से ढूंढकर पुष्टि करनी चाहिए। अगर उसकी शरीर की गंध सचमुच काम करती है तो यह एक बेहद असरदार दवा बनाने का एक शॉर्टकट हो सकता है। क्लो कोलिंस ने असहाय होकर अपने होंठ खींचे और हाथ से ओके का इशारा किया। श्री ग्रीन, यदि आवश्यक हो तो आप उसे चूम सकते हैं, प्रभाव 2 गुना हो सकता है। क्लो, ठीक। श्री ग्रीन, कोरियाई नाटकों में ऐसा ही होता है, हा हा हा। क्लो कोलिंस ने अपना फोन नीचे रख दिया और दोबारा उसकी ओर नहीं देखा। अपने बाल सुखाने के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बगल वाला विला दिखाई दिया। दूसरी मंजिल पर अभी भी रोशनी थी। उसकी मां ने उसे एम्मा फोस्टर के सभी प्रयोगात्मक डेटा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या मुद्रित, को खोजने और सब कुछ इकट्ठा करने के लिए कहा। यहाँ 5 दिन बिताने के बाद उसने लगभग हर वह जगह खोज ली थी जहाँ एम्मा फोस्टर अपनी मृत्यु से पहले रहती थीं। बस यही 2 मंजिला विला बचा था। माना जाता है कि इस विला का उपयोग एम्मा फोस्टर द्वारा कुछ समय के लिए किया गया था, लेकिन यह अज्ञात था कि इसका उपयोग किस लिए किया गया था। उसे आज रात इसकी जांच करनी थी। ऐसा सोचते हुए उसकी नज़र आंगन में सफ़ेद समोइड पर पड़ी, जो अलेक्जेंडर फोस्टर का था। ये प्यारा सा मूर्ख प्राणी अब अपने मुंह में गेंद लेकर खेल रहा था। क्लो कोलिंस ने अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी को धीरे से घुमाया और एक बाल के समान पतला चांदी का धागा अंगूठी से बाहर निकला और गेंद के अंदरूनी हिस्से में एक टीम के साथ घुस गया। सामोइड की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपना सिर उठाकर उसे हैरानी भरे भाव से देखा। वह मुस्कुराए और अपनी उंगली से इशारा किया और गेंद पड़ोसी इमारत की खिड़की में जा गिरी। वूफ! समोइड उत्साहित होकर भौंका और अगले दरवाजे वाले विला की ओर भाग गया। क्लो कोलिंस ने आराम से एक साधारण जैकेट पहना और नीचे पड़ोसी विला की ओर चल पड़ी। श्रवण यंत्र के बावजूद उसकी सुनने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना बेहतर थी। आंगन में कदम रखते ही उसे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह आदमी अवश्य ही स्नान कर रहा होगा। उत्तम। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी मुलाकात मिस्टर फोर्ड से हो गई जो वहां से जा रहे थे। मिस्टर फोर्ड उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए। मिस क्लो, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्लो कोलिंस ने अपने दोनों हाथ कोट की जेबों में डाल लिए और मासूमियत का नाटक करते हुए बोली, एक कुत्ता मेरा सामान लेकर अंदर भाग गया। मैं अंदर जाकर उसे ढूंढना चाहती हूँ। ओह, यह क्या है? मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद मिस्टर फोर्ड। जब वे बात कर रहे थे, क्लो उसके पास से होकर घर में चली गई। मिस्टर फोर्ड ने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे रोका नहीं। उन्होंने एक दिलचस्प मुस्कान दी और फिर चले गए। पहली मंजिल पर कोई न होने के कारण क्लो ने जल्दी से हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुत्ता ऊपर चला गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चली गई। उसने बोतल दबाने की आवाज़ सुनी और अनुमान लगाया कि वह आदमी अपना चेहरा धो रहा होगा। त्वरित लड़ाई की मानसिकता के साथ उसे दूसरी मंजिल पर स्थित कमरों की तलाशी लेने में 3 मिनट लगे। अभी भी कुछ नहीं। बचा हुआ आखिरी कमरा अलेक्जेंडर फोस्टर का था। उसने लापरवाही से दरवाजा खटखटाया और जवाब पाने का नाटक करते हुए अंदर चली गई। बाहरी बैठक कक्ष में कोई नहीं था। अध्ययन कक्ष सुव्यवस्थित था, जिसमें विभिन्न दस्तावेज करीने से रखे हुए थे। एक नज़र में उसने देखा कि वे सभी अलेक्जेंडर की कंपनी के बारे में थे। कुछ भी खास नहीं। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक महिला 11 साल के अलेक्जेंडर को गले लगाए कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वह महिला बहुत सुंदर थी और कुछ सिकंदर जैसी दिखती थी।
लेकिन वह एवलिन थॉम्पसन नहीं बल्कि एम्मा फोस्टर थीं। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। क्या अलेक्जेंडर को एम्मा की चीज़ों का पता चल सकता है? एक पल के लिए उसने अलेक्जेंडर से पूछने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी माँ के निर्देशों को याद करते हुए उसने यह विचार त्याग दिया। काफी देखा, अचानक बगल से एक ठंडी आवाज आई। क्लोई ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और धीरे से अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। अलेक्जेंडर अपने शयन कक्ष के द्वार पर खड़ा था, उसका सुंदर चेहरा उदासीनता से भरा था, उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। उन्होंने एक साधारण नीला नीला रेशमी वस्त्र पहना था, जिससे उनकी छाती की मांसपेशियां काफी हद तक दिख रही थीं, तथा उनके मजबूत पैर भी दिखाई दे रहे थे। क्लोई की आंखें शांत थीं, उसने फोटो फ्रेम नीचे रख दिया और शांति से कहा, आपका कुत्ता मेरा सामान अंदर ले आया, इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। क्या बात है? उसका स्वर थोड़ा प्रश्नवाचक था, मानो उसे उसकी बात पर विश्वास ही न हो। क्लो ने सीधे उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो क्या तुम मुझे इसे ढूंढने में मदद करोगे? अलेक्जेंडर की उदासीन निगाहें जांच से भरी थीं। विक्टर को कभी किसी अजनबी की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं होती। तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्लोई ने हल्के से हंसते हुए बिना किसी घबराहट के कहा, तुम इतने होशियार हो, तुम अनुमान क्यों नहीं लगाते? बोलते हुए वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी अनोखी खुशबू तुरंत उसके नथुनों में प्रवेश कर गई, जिसने उसके शरीर और मन को अवर्णनीय रूप से सुकून दिया। दूसरे युवा मास्टर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसने ऊपर देखा और प्रसन्नता से मुस्कुराए। अगले ही पल उसकी सहज निगाहें धीरे धीरे उसके सुंदर चेहरे से फिसलती हुई उसकी गर्दन पर टिक गईं और फिर सीधे उसके पीछे बेडरूम में चली गईं और अंदर का नज़ारा देखने लगीं। पहली नज़र में बाथरूम का लेआउट अजीब होने के अलावा कुछ भी अलग नहीं लगा। जैसे ही उसने एक और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसका माथा अचानक उस आदमी की तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से दब गया। उसने नीचे देखा, अपने पास खड़ी लड़की को ठंडी निगाहों से घूरा और अपनी उंगलियों पर थोड़ा बल लगाकर उसे एक कदम पीछे धकेल दिया। उन्होंने उनके बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखी। उन्होंने उदासीनता से कहा, आप माइल्स वाइट के सहायक हैं। क्लो ने बाथरूम के प्रवेश द्वार से अपनी नज़रें हटा लीं, कम या ज़्यादा, लेकिन अगर यंग मास्टर सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। बाथरूम में कुछ समस्या थी और वह निश्चित रूप से वापस आएगी। अलेक्जेंडर ने उसे रोका नहीं और कुछ और नहीं कहा। उसकी गहरी आंखों में मानो कोई योजना चल रही थी। तभी एक सामूहिक पक्षी आया, उसके हाथ में एक फ्लोरोसेंट गेंद थी और वह अपनी पूंछ हिला रहा था। वह आदमी नीचे झुक गया और कुत्ते को देखने लगा। उसके मन में एक विचार आया। उसने भावशून्यता से कुत्ते के बालों को सहलाया, तुम्हें बहाने से मेरे पास आने के लिए कह रही है, ऐसा लगता है कि वह मुझ पर मोहित हो गई है। क्लो कॉलिंस, जो अभी अभी सीढ़ियों के नीचे पहुंची थी, अपने कानों को छेड़ रही थी। अपने गोरे और सुंदर चेहरे के साथ वह वाकसी लग रही थी। वह बहुत गहरी आवाज, हर एक शब्द उसके कानों में घुस गया। अजीब बात यह थी कि मुझे खुजली सी महसूस हुई। किसने सोचा होगा कि यह आदमी इतना आत्ममुग्ध होगा? वह वापस अपने कमरे में लौटी और अभी ऊपर गई ही थी कि उसकी मुलाकात एवलिन थॉम्पसन से हुई, जो उसके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी। आंटी एवलिन। एवलिन थॉम्पसन ने पलटकर तुरंत एक खुश मुस्कान बिखेरी। मैंने आपके लिए कुछ देर रात के नाश्ते बनाए हैं। ये सभी रेसिपीज मैंने हाल ही में सीखी हैं। इन्हें आजमाएं और अगर कुछ भी अच्छा न लगे तो मुझे बताएं, मैं सुधार कर दूंगी। एवलिन थॉम्पसन के वास्तविक उत्साह ने क्लो कोलिंस को आश्चर्यचकित कर दिया। इससे वह थोड़ा अभिभूत महसूस करने लगी। पूर्वी और पश्चिमी विंग के दो परिवारों ने उसे पूरी तरह से विपरीत भावनाएं दीं। उसने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद आंटी एवलिन। इसका जिक्र मत करो, हम सब एक परिवार हैं। तुम्हें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई खत्म करने के बाद अच्छी तरह आराम करना और कल कैन के साथ स्कूल जाना। किसी और चीज़ की चिंता मत करो, तुम्हारे पास आंटी एवलिन हैं। एवलिन थॉम्पसन के जाने के बाद क्लो कोलिंस अपनी चॉपस्टिक उठाए बिना ही देर रात के नाश्ते पर नजर गड़ाए बैठी थी। उसकी शांत आंखें अनगिनत विचारों से भरी थीं। थोड़ी देर बाद उसने एक पकौड़ी खाए। मिठाई मीठी थी और उसे एक अनोखा, अवर्णनीय स्वाद महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। इससे उसे बहुत सहज महसूस हुआ। अगली सुबह 7 बजे रॉबर्ट फोस्टर को एवलिन थॉम्पसन ने कार में ठूंस दिया था। स्कूल जाओ और खूब पढ़ाई करो, मुझे कोई परेशानी मत दो। अब तुम अपने आखिरी साल में हो, पढ़ाई का समय है। क्विंसी, चलो। नींद से भरे चेहरे के साथ रॉबर्ट फोस्टर ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, माँ, क्या हम क्लो कोलिंस का इंतजार नहीं करेंगे? वो आधे घंटे पहले ही चली गई। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। क्लो अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है और उसे असहज महसूस हो सकता है। क्या तुम उसका ख्याल रख सकती हो? समझ रही हो? रॉबर्ट फोस्टर ने अपनी आंखें खोलीं। मुझे एक कार खरीद दो और मैं हाँ कह दूंगा।
कैपिटल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। क्विंसी, चलो। उदासी से भरे चेहरे के साथ रॉबर्ट फोस्टर ने अपना सेल फोन निकाला और अपने अवसाद को दूर करने के लिए गेम खेलने लगे। कुछ ही देर में क्विंसी ने अचानक कार रोक दी। रॉबर्ट फोस्टर ने अपना सिर उठाया। तुम रुक क्यों गए? युवा मास्टर, देखो। कार के बाहर रेन नोलन उनके घर के सामने खड़ी थी। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, बाल बैंग्स और पोनीटेल में, और बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। रॉबर्ट फोस्टर ने कार की खिड़की नीचे की। उसके सुंदर चेहरे पर उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? रेन नोलन पास आई, अपने होंठ काटे और बोली, केन, क्या मेरा चचेरा भाई यहाँ है? तुम्हारा चचेरा भाई? रॉबर्ट फोस्टर को प्रतिक्रिया देने में एक क्षण लगा, फिर उन्होंने हल्के से कहा, वह कुछ देर पहले ही चली गई थी। राइन नोलन ने अपने होंठ काटे। आह, मैं उसके साथ नाश्ता खाने के लिए यहाँ लाई हूँ और फिर साथ में स्कूल भी जाऊंगी। क्या उसने आपको नहीं बताया कि वह स्कूल जाती थी? रॉबर्ट फोस्टर उलझन में था। राइन नोलन ने मासूमियत भरे भाव से कहा, मुझे नहीं पता था। मुझे क्या करना चाहिए? कक्षा शुरू होने वाली है। क्या आसपास कोई जगह है जहां से मैं टैक्सी बुला सकूं? रॉबर्ट फोस्टर ने कार का दरवाज़ा खोला। टैक्सी क्यों बुला रहे हो? अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। रेन नोलन की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराए। धन्यवाद कैन। कार में बैठने के बाद रेन नोलन ने कार के इंटीरियर को अच्छी तरह से देखा। कैन, क्या ये कार तुम्हारे बड़े भाई की है? रॉबर्ट फोस्टर एक गेम खेल रहे थे और उन्होंने सहजता से कहा, नहीं, मेरे भाई की कार किसी को भी नहीं चलने देती। रेन नोलन ने कुछ सोचते हुए मेरी ओर देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ ही देर में वे कैपिटल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। रेन नोलन रॉबर्ट फोस्टर के साथ कार से बाहर निकले। कुछ कदम चलने के बाद रॉबर्ट फोस्टर रुक गए। उन्होंने अपनी ठुड्डी एक तरफ करके इशारा किया, तुम्हारा चचेरा भाई। जिस दिशा में उसने इशारा किया उस ओर देखते हुए रेन नोलन ने क्लो कॉलिंस को माउंटेन बाइक चलाते हुए स्कूल जाते देखा। उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि काली टोपी, डेनिम पैंट और जैकेट पहनी हुई थी। उसका पूरा व्यवहार लड़कों जैसा ठंडा और सख्त था, जरा सी भी लड़कियों वाली कोमलता नहीं। फिर भी अपने रूप के कारण उसने अभी भी बहुत से आश्चर्यचकित लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। राइन नोलन ने अपने होंठ काटे। उसकी निगाहों में अंधेरा छा गया। क्या वह बहुत पहले नहीं चली गई? वह अभी स्कूल क्यों आ रही है? रॉबर्ट फोस्टर ने बिना सोचे समझे पूछा। रेन नोलन ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, खैर, मेरे चचेरे भाई का वर्णन करना काफी कठिन है। रॉबर्ट फोस्टर, हम। क्लो कॉलिंस की आकृति जब आंखों से ओझल हो गई तब राइन नोलन ने आखिरकार अपनी आवाज में असहाय निराशा के भाव के साथ कहा, चचेरी बहन हमेशा पहाड़ पर रहती है, जहां उसे आज़ादी की आदत हो गई है। वापस आने के बाद भी वह अब भी बेलगाम व्यवहार करती है, किसी की भी सलाह नहीं मानती और कुछ बुरी आदतें भी पाल लेती है। घर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार मैं और मेरे माता पिता उसे समझते हैं। हमें बस यही चिंता है कि वह बाहर भी ऐसा ही व्यवहार करेगी और इससे उसे नुकसान हो सकता है। ये सुनकर रॉबर्ट फोस्टर ने उसे घूरा। उसकी आंखों में एक सवाल था। मैं हमेशा से सोचता रहा हूं कि तुम्हारी बहन इतने सालों तक पहाड़ पर क्यों रहती थी। रैन को अपना जवाब स्पष्ट करने में कठिनाई हुई। उसने अपने होंठ हल्के से काटे और कहा, मुझे भी कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है। जब मैं आई तब तक वह घर पर नहीं रह रही थी। हालांकि मैंने घर की नौकरानी से सुना था कि उसकी चचेरी बहन बचपन से ही अजीबोगरीब व्यवहार करती थी और वह कमजोर हो गई थी। मेरे अंधविश्वासी पिता ने एक गुरु की बात मानकर उसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए मंदिर भेज दिया। रॉबर्ट फोस्टर को बात समझ में आए और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया, लेकिन ये तो बहुत लंबा समय है। उसके साथ चलते हुए रेन ने आह भरते हुए कहा, बिल्कुल, इतने समय के बाद चचेरी बहन का व्यक्तित्व पूरी तरह से आकार ले चुका है और अब उसे सुधारना मुश्किल है। रॉबर्ट उसकी बातों से हैरान हो गया और पूछा, क्या वह सचमुच इतनी बुरी है? रैन ने दुखी होकर कहा, वापस आने से पहले भी वह हमेशा परेशानियां खड़ी करती थी, झगड़े करती थी, धूम्रपान और शराब पीती थी। मेरी माँ को हर हफ्ते उसकी गंदगी साफ करने के लिए समय निकालना पड़ता है। लेकिन मुझे उसकी चोरी की आदत समझ नहीं आती। हालांकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी वह इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा सकती। डॉक्टर कहते हैं कि यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक विकार है जो ऑब्जेक्टोफिलिया जैसा है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। उसने चिंता से रॉबर्ट की ओर देखा और कहा, कैन, मुझे लगता है कि भविष्य में मेरी चचेरी बहन से दूरी बनाए रखना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इन परेशानियों के अलावा उसे शरारतें भी बहुत पसंद हैं और कौन जाने उसका अगला निशाना कौन होगा। खैर, उससे दूरी बनाए रखने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आज ये देखने आई थी कि उसने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की है। कल रात मैं उसकी इतनी चिंता में थी कि मुझे नींद नहीं आई। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरी चाची ने उसे फॉस्टर्स के साथ रहने देने पर जोर क्यों दिया।
अगर वह कॉलिंस में ही रहती तो मैं उसे सही रास्ते पर लाने की हर संभव कोशिश करती। रॉबर्ट फॉस्टर चुप था, मन ही मन कुछ हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्लो कॉलिंस ऐसी इंसान होगी। ऐसा लगता है कि उसके परिवार ने उसे स्वीकार करके सचमुच बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। रेन ने रॉबर्ट की भौहें चढ़ी देखी और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। इस दौरान स्कूल की घंटी बजने के बाद क्लोई कोलिंस ने अपनी माउंटेन बाइक पार्क की और इत्मीनान से कक्षा 3 वरिष्ठ वर्ष के शिक्षण भवन में प्रवेश किया। उसने अपने कान में नई श्रवण सहायता लगाई और वह काफी प्रसन्न दिखी। बिना विरोध किए उसने अपना फोन निकाला और एक संदेश भेजा। क्लोई, मुझे मिल गया है और यह बहुत आरामदायक लगता है। पिछले मॉडल से कहीं बेहतर है। 3 मैं बेहतर लोगों का विकास जारी रखूंगा। क्लोई, सिर थपथपाते हुए, ये बहुत अच्छा है। कोई पृष्ठभूमि शोर नहीं, सामान्य सुनने जैसा ही लगता है। मेरे जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप में सुधार हुआ है। कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से ओके का संदेश आया। क्लोई का मुंह धीरे से सिकुड़ गया, मानो वह दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को देख सकती हो, जो थोड़ा सा सिर झुकाए शर्मीले दिख रहे थे। उसने अपना फोन रख दिया और सीढ़ियां चढ़ गई। इस वर्ष के वरिष्ठ वर्ग को 23 वर्गों में विभाजित किया गया था। आगे से पहले 3 वर्ग मुख्य वर्ग थे, अंतिम 3 ड्रीमर्स वर्ग थे जो अनिवार्य रूप से निम्न श्रेणी के वर्ग थे, तथा शेष साधारण वर्ग थे। सबसे ज्यादा शोर पहली मंजिल पर था, जहां ड्रीमर्स की कक्षा लगती थी। दूसरी से चौथी मंजिल पर साधारण कक्षाएं चलती थीं, 5वीं मंजिल पर मुख्य कक्षाएं चलती थीं और 6ठी मंजिल पर शिक्षक का कार्यालय था। हर 2 महीने में वे कक्षाओं में फेरबदल करते थे। कक्षा में शीर्ष 100 में आने वाले छात्रों को मुख्य कक्षा में पदोन्नत किया जाता था और जो सबसे निचले 100 में आते थे उन्हें ड्रीमर्स कक्षा में भेज दिया जाता था। जो छात्र इन दोनों के बीच होते थे उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। क्लो की कक्षा 18 तीसरी मंजिल पर थी। उसने दूसरों के साथ लिफ्ट में घुसने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह जल्दी से तीसरी मंजिल पर चढ़ गई। वह एक कोने में मुड़ी और अपनी कक्षा में दाखिल हुई। एक भयानक सन्नाटे ने उसे ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया और देखा कि 20 जोड़ी से ज्यादा आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी नज़र घूम गई और उसकी अस्त व्यस्त मेज पर पड़ी। उसके लंबे कद की वजह से उसकी सीट आखिरी पंक्ति के बीच में रखी गई थी। उसकी मेज आमतौर पर एकदम साफ सुथरी रहती थी, एक भी किताब नहीं, लेकिन अब वह रंग बिरंगी किताबों से भरी थी। असल में सारी किताबें पलटकर मेज पर फेंक दी गई थी और मेज पर भी स्याही के दाग लगे थे, काली और गंदी, मानो कोई बर्तन हिलाया हुआ हो। हवा में स्याही की हल्की सी गंध महसूस की जा सकती थी। कक्षा में एकदम सन्नाटा था, किसी लड़के या लड़की ने कोई आवाज नहीं की। यहाँ तक कि शिक्षक भी अवाक थे, बिना कुछ बोले मूर्खतापूर्ण ढंग से व्याख्यान पीठ पर खड़े रहे। क्लो कोलिंस व्याख्यान पीठ के पास खड़ी थी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, उसकी आंखों में हमेशा की तरह आलसी भाव था, जिसमें थोड़ी ठंडक भी थी। ये किसने किया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर कोई उसकी ठंडक सुन सकता था। मैं, एक विद्रोही और उच्छृंखल महिला आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक छोटे बालों वाली लड़की खड़ी हो गई। उसने अपनी स्कूल स्कर्ट के नीचे पैंट पहनी हुई थी और उसके सफ़ेद टॉप पर एक अनोखा डिज़ाइन था। वह बबल गम चबा रही थी, उसकी हर हरकत से खतरा झलक रहा था, मानो कोई महिला गैंगस्टर हो। वह काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे से निकलने वाली तीक्ष्णता के कारण लोग उसकी सुंदरता की सराहना करने से कतराते थे। उसने क्लोई कॉलिंस की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे क्लोई की मेज़ की तरफ बढ़ी। फिर उसने मेज़ को लात मारकर नीचे गिरा दिया और किताबों पर पैर पटक पटक कर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और क्लो पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसकी आंखें उत्तेजना और अवज्ञा से भरी हुई थीं, क्या तुम पागल हो? क्लो ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था और यह उनकी पहली मुलाकात थी। लेकिन उसकी मेज को देखकर उसे पता चल गया कि वह लैला लोवेल ही होगी, जो आधे महीने की छुट्टी पर थी। ऐसा नहीं था कि क्लोई ज्यादा ध्यान दे रही थी, बल्कि यह था कि उसके स्थानांतरण के पहले दिन ही कुछ उत्साही लड़कियां उसे कक्षा की स्थिति के बारे में बताने आई थीं। उन्होंने उसे प्यार से सलाह दी कि वह लैला लोवेल को न छेड़े, जो न सिर्फ क्लास की बॉस थी, बल्कि स्कूल की सबसे बड़ी गुंडई भी थी। वह हमेशा कुछ गुंडों के साथ घूमती रहती थी, जिससे टीचर बहुत परेशान रहते थे। क्लो ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, उसकी आंखें शांत थीं। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? उसकी मुस्कान के साथ उसके शब्द बहुत विनम्र लग रहे थे, लेकिन उसमें कमजोरी या डर का कोई निशान नहीं था। लैला लोवेल सीधी खड़ी हो गई और दूर से उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं? हो, तुमने ये कर दिया है और अब बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही हो। उसने व्यंग्य किया, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम मरना चाहती हो? वह कदम दर कदम चलकर व्याख्यान पीठ की ओर चली गई और क्लो कॉलिंस को ठंडी निगाहों से घूरने लगी। उसने बाकी सबको चिल्लाकर कहा, सारे दरवाजे बंद कर दो अभी। डरपोक छात्रों ने जल्दी से आगे और पीछे के दरवाजे बंद कर दिए।
अगले ही पल लैला की आंखें भयंकर हो गईं और उसने क्लोई का कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने का इरादा किया। उस महत्वपूर्ण क्षण पर पूरी कक्षा स्तब्ध रह गई। जब उन्होंने सोचा कि क्लोई को हरा दिया जाएगा तो अचानक लैला की कलाई को क्लोई ने आसानी से पकड़ लिया और हवा में कसकर जकड़ लिया। लैला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अधिक बल लगाया, लेकिन ये बेकार था, वह क्लो की गर्दन को छू भी नहीं सकी। इसके विपरीत क्लो ने सहजता से उसकी कलाई पकड़ ली और वह स्थिर रही, जबकि लैला का हाथ कांप रहा था। लैला अनिच्छुक थी और उसने अपना दूसरा हाथ उठाया, लेकिन क्लो ने उसे भी पकड़ लिया। लैला ने ठंडी हंसी उड़ाई, उसका आभामंडल और भी ज्यादा खूनी और हिंसक होता जा रहा था। उसने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी क्लो की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाए, उसके पैरों का संतुलन भी बिगड़ने लगा। अपनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति के कारण लैला अपनी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी और उसने जल्दी से क्लो को लात मारने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसका पैर उठाया गया, क्लो ने बिना किसी दया के कंधे से उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। माहौल तनावपूर्ण था और पूरी कक्षा भयभीत थी। शिक्षिका ने जल्दी से कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, बातचीत करो और स्थिति को समझाओ। क्लो कोलिन्स, बल प्रयोग मत करो, बस उसके कारणों को सुनो। क्लो की आंखें शांत और चमकीली थीं। मुझे कारण पता लगाना है, लेकिन उसने मेरी डेस्क नष्ट कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। लैला लोवेल दर्द से कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसका घुटना फट गया था और शरीर धूल की एक पतली परत से ढका हुआ था। वह दयनीय लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चुनौती भरी नजर थी। उसने घृणा से कहा, तुम्हारी मेज खराब कर दी। मैं तो बस एहसान चुका रही थी। तुम ही हो जिसने सबसे पहले मेरी सारी किताबें हटा दीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी लापरवाह थी। तुम स्कूल के बाद फिर से कोशिश क्यों नहीं करते? मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पहचान न सकें। क्लो कोलिन्स ने भावशून्य भाव से उसकी ओर देखा, मैंने तुम्हारी किताबें छीन लीं। क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है? लैला के जवाब देने से पहले ही एक और छात्र ने बीच में ही टोक दिया, तुमने न सिर्फ लैला की किताबें फेंक दी, बल्कि उसकी मेज की दराज में कूड़ा भी फेंक दिया। उसके मुकाबले उसने तुम्हारे साथ जो किया वह कुछ भी नहीं है। बोलने वाली लड़की ने लैला जैसे ही कपड़े पहने थे। उसके स्वर में आक्रोश था, जिससे साफ जाहिर था कि वह अपनी दोस्त की वजह से नाराज थी। क्लो कोलिन्स के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। बिना सबूत के आरोप लगाना व्यर्थ है। या तो सबूत पेश करो या माफी मांगो। लैला ने व्यंग्य किया, सबूत है ना? मैं आज तुम्हें दे दूंगी। वह कुछ कदम चली और एक लड़की को पकड़ लिया जो अपना सिर झुकाए बैठी थी। उसे बताओ कि तुमने उस दिन क्या देखा था। लड़की अपना सिर नीचे झुकाए हुए थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बोलना। क्लो कोलिन्स ने भावशून्य भाव से यह दृश्य देखा। लड़की साफ तौर पर डरी हुई थी। पिछले शुक्रवार को मैं ड्यूटी पर थी। जब मैं कूड़ा उठाने गई तो क्लास में सिर्फ मैं और क्लो कॉलिन्स ही थे। जब मैं वापस आई तो वह जा चुकी थी और मैं क्लासरूम को लॉक करना भूल गई थी क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि वह हो सकती है, मैंने यह नहीं कहा था कि वह निश्चित रूप से वही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लैला लोवेल ने क्लोई कोलिन्स पर अपना प्रतिशोध शुरू कर दिया। ये शब्द सुनते ही लैला का चेहरा बदल गया। धिक्कार है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? धीरे धीरे उसने लड़की का कॉलर छोड़ दिया। उसकी आंखें दाएं बाएं घूम रही थीं, जिससे पता चल रहा था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या यही आपका तथाकथित प्रमाण है? क्लोई कोलिन्स ने कहा। लैला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा था। ये पहली बार था जब बदला लेने की योजना विफल हो गई थी। इस बिंदु पर शिक्षक ने सावधानीपूर्वक कहा, आप दोनों, कक्षा में सुरक्षा कैमरे लगे हैं। हम फुटेज की जांच करके देख सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। दोनों शिक्षक के पीछे सुरक्षा कक्ष तक गए। पिछले शुक्रवार का फुटेज अभी भी मौजूद था, जिसमें दिखाया गया था कि क्लो कोलिन्स केवल अपनी डेस्क के आसपास ही रही थी और लैला के पास कहीं भी नहीं गई थी। अब ये स्पष्ट हो गया था कि क्लोई कोलिन्स अपराधी नहीं थी। लैला चिंतित थी, बाद के फुटेज का क्या होगा? मैं देखना चाहती हूं कि असली अपराधी कौन है। सुरक्षा गार्ड ने बाद की फुटेज देखी और उसका चेहरा बदल गया। क्या ये कैसे गायब हो सकती है? नवीनतम फुटेज आज सुबह की है। पिछले सप्ताह की फुटेज कैसे गायब हो सकती है? क्लो कॉलिन्स ने नजरें उठाकर स्क्रीन पर नजर डालीं। उसे स्थिति का अंदाजा तो था, लेकिन वह दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, क्या अब मैं जाने के लिए आज़ाद हूं? वह जाने के लिए मुड़ी। इंतजार। लैला गंभीर भाव से उसके सामने आ गई। मैं, लैला लोवेल, अपने किए की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरती। तुम पर गलत आरोप लगाना मेरी ही गलती थी। मैंने ही इस हाथ से तुम्हारी किताबें नष्ट की थीं। ऐसा कहकर उसने तुरंत सुरक्षा कक्ष से एक धातु की छड़ उठाई और बिना कुछ सोचे उसे अपने हाथ पर घुमा लिया। लैला लोवेल, रुको! शिक्षक सदमे में चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह खुद को रोक नहीं पाए और दर्द से उसके माथे पर पसीना आने लगा।
इसके बावजूद वह दर्द से चीखी नहीं। उसकी बाँह पकड़कर उसने क्लोई कॉलिंस को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेज़ और किताबों का मामला सुलझा दूंगी। क्लो कॉलिंस उसके व्यवहार से कुछ आश्चर्यचकित हुईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर चली गईं। इस सारे हंगामे के बाद पहली क्लास तो बेकार चली गई। बाकी क्लासें भौतिकी की थीं, इसलिए वह वापस कक्षा में नहीं गई। पिछले महीने जून की हाई स्कूल के कुछ वरिष्ठ भौतिकी शिक्षक व्यावसायिक यात्रा पर थे, इसलिए पूरी कक्षा के लिए केवल 3 शिक्षक ही बचे थे। इसलिए तीनों कक्षाओं का एक ही समय पर एक संयुक्त व्याख्यान निर्धारित किया गया। इससे पहले कि वह कक्षा के दरवाजे तक पहुंचती, किसी ने पीछे से उसे पुकारा। चश्मा पहने एक लड़की हाथों में कॉपियां लिए उसकी तरफ दौड़ी। वह उनकी कक्षा की अध्ययन समिति की सदस्य थी। क्लो, तुम्हारा गणित का होमवर्क कहाँ है? क्लो कॉलिंस बिना पीछे देखे इत्मीनान से चली गईं। मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने दोबारा ऐसा नहीं किया। अध्ययन समिति के सदस्य ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रोफेसर ग्रांट बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा था कि पिछली बार तुमने इसे जमा नहीं किया था, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे इस बार जमा नहीं किया तो अगली कक्षा में तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बाथरूम कहाँ है? क्लो कॉलिंस ने अचानक पूछा। अध्ययन समिति के सदस्य एक क्षण के लिए रुके, फिर एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोले, वहाँ। धन्यवाद। क्लो कॉलिंस बाथरूम की ओर चली गई। कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वहाँ की सीढ़ियाँ ड्रीमर्स क्लास से जुड़ती हैं, जिसमें ज़्यादातर लड़के हैं। वे बहुत ही लापरवाह हैं और तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। क्लो कॉलिंस रुकी और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, तो तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो? अध्ययन समिति के सदस्य ने क्लो की शांत और चमकदार आंखों में देखा और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया। यद्यपि क्लो कॉलिंस एक लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेफिक्री वाला आकर्षण था जो केवल लड़कों में ही होता है। मेरा यह मतलब नहीं था, अध्ययन समिति के सदस्य ने अपना सिर नीचे करके समझाया। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, दूर से एक उपहासपूर्ण सीटी की आवाज आई। अध्ययन समिति के सदस्य ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका चेहरा और भी लाल हो गया है, और वह चिंतित हो गया। क्लो, चलो, वे आ रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर लगभग 7-8 लड़के आए और उनमें से कुछ ने लगभग पूरा रास्ता घेर लिया था। आगे चल रहे लड़के ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के कुछ बटन खोल दिए थे, जिससे उसकी कुपोषित छाती दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अध्ययन समिति की सदस्य क्लो कॉलिंस के पीछे छिप गई। उसका चेहरा पके हुए परसिम्मन की तरह लाल हो गया था। खुली छाती वाले लड़के ने क्लो कॉलिंस को घूरा और कुछ अश्लीलता से मुस्कुराया। अरे ट्रांसफर स्टूडेंट, मैंने सुना है कि अभी अभी तुम्हारा लेला लोवेल से झगड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं जीत पाए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बशर्ते तुम मेरी। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रुको। ये देखकर कि क्लो कॉलिंस उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठा रही है, लड़का तुरंत चिड़चिड़ा हो गया। बाकी लड़के हंस पड़े। उनकी हंसी बहुत ही अशिष्ट थी। सिर्फ एक साफ सुथरे कपड़े पहने लड़के ने भौहें चढ़ाईं। डिएगो, तुम्हारी फ्लर्टिंग की क्षमता खत्म हो रही है, तुम बर्बाद हो गए हो। चुप रहो। डिएगो विलिस ने दूसरे लड़कों को घूरा और फिर अपने बगल में खड़े अच्छे कपड़े पहने लड़के की ओर मुड़ा। एंडर्स, क्या क्लोई कॉलिंस सुंदर नहीं है? मैं गलत नहीं था, है ना? एंडर्स स्पेंस ने ठंडे चेहरे से कहा। औसत। वह आगे चला गया। डिएगो विलिस हैरान थे। क्या आप इसे औसत कहते हैं? किसी ने उसे याद दिलाया। भाई, तुम्हें याद नहीं? हमारा एंडर्स सिर्फ चेरी फॉस्टर में ही दिलचस्पी दिखाता है। क्या तुमने उसे कभी किसी और लड़की को एक से ज्यादा बार देखते देखा है? हाँ, चेरी फॉस्टर की क्लास से है और यह ट्रांसफर छात्रा सुंदर होने के साथ साथ बिल्कुल साधारण है। उसमें कोई आकर्षण नहीं है, बस एक चेहरा है। थोड़ी देर उसे देखने के बाद वह उबाऊ हो जाएगा। हमें आंतरिक सुंदरता की तलाश करनी चाहिए। डिएगो विलिस अभी भी भ्रमित था और उसे समझ नहीं आ रहा था। व्याख्यान कक्ष में प्रवेश करते समय समूह ने बातचीत की। एंडर्स स्पेंस उनसे कुछ कदम आगे चल चुका था और इस समय वह पहले से ही एक लड़की के बगल में बैठ चुका था।